डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको जरूर प्रेस कर दो भैया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने पहले पढ़ा दिया है पर इसको जरा सा और डिटेल में ले लें। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन समझ ले क्या होता है। रेस्पिरेशन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऐसा कह ले ऑक्सीजन की हेल्प से वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी देता है हमारे पूरी बॉडी को, हर एक ऑर्गेनिज्म को वो एनर्जी देता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस और है ना एंड गिव्स एनर्जी। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। तो अब रेस्पिरेशन के अंदर इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपल जो अभी हमने बोला, जो रेस्पिरेशन वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मैक्सिमम एनर्जी हमको मिल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। दूसरा काइंड होता है रेस्पिरेशन का एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पर एनारोबिक में ग्लूकोज टूट रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है और वो टूट रहा है। फिर वो हमको एनर्जी दे रहा है, वो मिनिमाइज एनर्जी, जो कम से कम एनर्जी होती है वो एनर्जी हमको देता है। इसी को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? भाई इसमें डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, तो डिफरेंस है कि एरोबिक में ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, यहां टूट रहा है बिना ऑक्सीजन की हेल्प से, मतलब अब्सेंस में। यहां मैक्सिमम एनर्जी हमको मिल रही है, यहां मिनिमम एनर्जी हमको मिल रही है। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस में बता दिया दोनों। और एग्जांपल हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल हम है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है यीस्ट। आपने यीस्ट पाउडर सुना होगा, YEAST, यीस्ट पाउडर, वो उसका एग्जांपल है। अच्छा, जो अब हमको ये एनर्जी मिलती है, ये एक नंबर का कभी आपको दे देगा, आपका ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं MCQ टाइप, तो उसमें पूछ सकता है कि एनर्जी जो हमको मिलती है रेस्पिरेशन के थ्रू ये किस काम आती है। तो एनर्जी इज यूज्ड टू मेक अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड ATP। तो जो एनर्जी होती है ये एक मॉलिक्यूल बनाती है और उस मॉलिक्यूल का नाम होता है ATP। A फॉर एडिनोसाइन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट इसका नाम होता है। यहां पर मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दी है, एग्जाम्पल भी लिख दिया गया है नोट करके कि एनर्जी जो यूज होती है वो ATP बनाती है और ATP का फुल फॉर्म भी लिख दिया है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना, 3 नंबर का सॉरी, कि राइट द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड और ब्रेक डाउन। कि जहां ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है या ब्रेक डाउन होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ग्लूकोज चाहे टूट रहा हो, ब्रेक डाउन हो रहा हो, चाहे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। और फिर वो हमको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। तो हमको ऐसे पाथवे बताने हैं जहां ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीडाइज होगा और ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पाथवे का मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, उसको हमने पाथवे बोला है। तो ऐसे टोटल 3 पाथवे हैं, ऐसे टोटल 3 पाथवे हैं जिनमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब इसको जरा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट में। ध्यान रखना, 3 पाथवेज हैं,
इन तीन पाथवेज में जो एक कॉमन चीज ये है कि सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट में। तो इसको हम समझ लेते हैं जरा। ध्यान देना बच्चों कि जो हमारा ग्लूकोज होता है ये पहले ब्रेक डाउन होगा किसमें? पाइरूवेट में। पाइरूवेट भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट भी एक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूट रहा है पाइरूवेट में। अब इसके बाद पाइरूवेट टूटेगा एक बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पहला। दूसरा ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तीसरा ऑक्सीजन तो होगा पर उसकी इनसफिशिएंट अमाउंट होगा, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो तीन पाथवे हो गए कि जहां पाइरूवेट टूट रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, दूसरा बिना ऑक्सीजन की हेल्प से, और तीसरा जहां ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जहां मैं हेल्प बोल रहा हूं प्रेजेंस की बात है। हाँ, जहां हेल्प के साथ टूट रहा है वो प्रेजेंस में, और जहां बिना हेल्प के साथ टूट रहा है वहां पर ऑक्सीजन की अब्सेंस है, ये याद रखना है। हाँ, तो पहला हम कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ये कहां होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस ऑक्सीजन की हेल्प के साथ, जहां हमको मिलता है CO2 H2O प्लस एनर्जी। अब बोलोगे यार ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या लिख दिया? आप सबको पता है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो बॉडी होती है ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। करोड़ों अरबों सेल है हमारी बॉडी के अंदर, और हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ये खाना टूटने की, ग्लूकोज टूटने की प्रोसेस होती है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में टूटा, फिर पाइरूवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां ये ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की हेल्प के साथ, और जहां हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा वाटर, और तीसरा एनर्जी। क्लियर? दूसरा बोला था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। जब बिना ऑक्सीजन की हेल्प से टूटेगा तो क्या बनेगा आपका? एथेनॉल। एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? और एल्कोहल, है ना? तो एल्कोहल तो पता है सबको, और उसको हम उसका नाम क्या है? एथेनॉल बनता है ना? तीसरा लैक्टिक एसिड है। जब ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ये टूटता है, मतलब जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती है, तब जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मिलती है। तीनों ही प्रोसेस में एनर्जी मिल रही है, पर अदर सब्सटेंसेस अलग अलग हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी, यहां पर अल्कोहल या एथेनॉल, और यहां पर लैक्टिक एसिड। अब जो तीसरा वाला है जरा उसको मैं और आगे बताऊं
इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प होते हैं। अच्छा, एक चीज कि ये तो अभी बताया था मैंने कि कौन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ये किस में होती है, ये प्रोसेस यीस्ट में, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, मसल सेल्स में। मसल्स मतलब जानते हैं ना, लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, मसल्स बना दी, चाहे हाथ की हो गई, चाहे आपकी थाइस की हो गई, जितनी मसल्स है उस मसल सेल्स में ऐसा होता है। कैसे, हमको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस अंदर ले रहे हैं तब जाके हमको एनर्जी मिल रही है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग लेंगे उतना ही हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए 1 मिनट में 16 या 17 बार ब्रीथ करते हैं। तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो 16/1 मिनट होगा। मतलब 1 मिनट में हम कितना ले रहे हैं, 16 या 70, 16 से 18 बार हम ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जब कोई हैवी एक्सरसाइज करता है, जब कोई रनिंग करता है, तब उसकी सांसें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस एनर्जी को पाने के लिए हमको ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा चाहिए। तो हम जितनी जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे उतना जल्दी जल्दी हमको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस, और जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। क्लियर। पर कई लोग हद मचा देते हैं बॉडी करने के लिए, है ना, कि दबा दब करो, करते रहो, या भाग रहे तो भागते रहो। तो उसमें आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड हो जाती है। फिर हमारी सांसें और भी तेज होती है, पर हमको एनर्जी और भी ज्यादा चाहिए होती है। तो उतनी हमको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो बिना ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन हमको नहीं भी मिल रहा है या थोड़ा मिल रहा है, उसके बिना भी वो अपने आप ही ग्लूकोज टूट जाता है और एनर्जी देना स्टार्ट होता है। तो जब जबरदस्ती की हम एक्सरसाइज करते हैं या जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं, अपने स्टेमिना से बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पर ज्यादा एनर्जी हमको मिल नहीं पाती है। कारणवश, मजबूरी से खुद ही ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाता है और एनर्जी देता है। पर उसका एक साइड इफेक्ट होता है, वो साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिड का बनना। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प पड़ते हैं। क्रैम्प का मतलब जानते हो कि दर्द हो जाते हैं आपके मसल्स के अंदर। तो जो ऊ आ औच करते हैं ना, जो कभी आपने ऐड देखा होगा कि वो रनिंग कर रहे हैं, उनको ऊ औच हो रहा है, फिर उनको एक दवा लगा देते हैं, ये वाली क्रीम लगाओ, फलाना क्रीम लगाओ और उनको दर्द को भगाओ। तो वही क्रैम्प है। क्लियर हो गया होगा आपको ये बात, यहां तक आपकी खत्म हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं क्या अच्छा, ये तो आपने लिख दिया होगा, यहां पर ग्लूकोज था, ये पायरुवेट, बाकी सारी चीजें। नेक्स्ट, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं भैया। जैसे हमको ऑक्सीजन की नीड है, ऐसे ही पेड़ों को भी ऑक्सीजन की नीड होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भैया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने, खाने को तोड़ने के लिए। तो अब ये हो गया। अच्छा, हम लोग तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, पर लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन गैस जा रही है वो कहां से जा रही है, नाक के थ्रू। नाक के छेद है, दो भगवान ने दे रखे हैं भाई, किसी के बड़े किसी के छोटे छेद है। तो यहां से क्या जा रही है, ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है, लंग्स की ओर जा रही है। ऐसे ही पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और उन्हीं छोटे छोटे छेद को हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो कोई एक प्लांट की लीफ, इन प्लांट की लीफ में बहुत छोटे छोटे छेद, इन्हें पोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब तुम बोलोगे, कई बच्चे ऐसे होगा पत्ती उखाड़ के लेके आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्या मैं भी देखूं छेद कहां यार, छेद का। तो भैया छेद वहां पर आपको ऐसे दिखेंगे नहीं, वो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। क्लियर हो गया। या कई लोग सोच रहे होंगे कि छेद का मतलब कि पत्तियों के आर पार छेद हो गया, मतलब पूरा आर पार छेद कर दिया हमने, है ना। ऐसे आर पार छेद नहीं, मतलब पत्ता कुछ मोटाई तो होती है, उसकी थिकनेस तो होती है, तो अंदर एक छेद है, फिर वो छेद से ऑक्सीजन गैस उसके पूरे बॉडी पार्ट में जा रही है। ये पत्ता पूरा आर पार नहीं है, ये डाउट मत रखना अपने पे। क्या बोलोगे यार पत्तियों में तो पोर्स हैं, छेद होते हैं। तुमने कहा कहां है, तो आर पार तो हो ही नहीं रहा कहीं, या तुम खुद ही आर पार करो, तुम कह रहे इसमें तो है नहीं छेद, हम ही बना देते हैं। तो ऐसे भी स्टाइल नहीं करनी है बच्चों, है ना। ज्ञान लो, पर जरूरत से ज्यादा भी ज्ञान नहीं लेना है, हानिकारक होता है एक्सेस होना, जरूरत से ज्यादा होना। क्लियर हो गया। अब
oxygen and in plants oxygen and carbon dioxide gases are exchanged यहां लिखा है कि प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर बाहर करती हैं, एक्सचेंज होती है, और जो एक्सचेंज होती है उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से पत्तियों में से ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है, अंदर आना और बाहर जाना। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोल दिया गया है। और किस रास्ते होता है? स्टोमेटा के रास्ते, तो थ्रू स्टोमेटा। ये डेफिनेशन लिख दी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जरा एक चीज हम ध्यान रखते हैं, नॉलेज की चीज है, ध्यान रखना है कि रात के टाइम पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है। पर जबकि हमको ये पता है, हमें ये बताया जाता है कि भैया पेड़ तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। सही कहा, ऐसा ही होता है। पर रात के टाइम पर सिचुएशन चेंज हो गई। चेंज होने का कारण कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, जिसके कारण वो अपना खाना, अपना फूड बनाता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। इसलिए वो सराउंडिंग से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। इस फोटोसिंथेसिस में जो फोटो शब्द है वो लाइट से है, सनलाइट से है। तो सनलाइट कब होती है? दिन के टाइम पर। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होगी? दिन के टाइम पर। तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नीड कब होगी? दिन के टाइम पर। अब रात के टाइम पर सनलाइट तो है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नीड भी नहीं है, तो वो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा भी नहीं। क्लियर हो गया? तो अब जिस तरीके से हम लोग रिस्पायर करते हैं, हमें ऑक्सीजन की नीड है, ऐसे उसको भी ऑक्सीजन की नीड होती है। क्लियर? तो वो रात के टाइम पर क्या करता है? ऑक्सीजन गैस लेता है। तो अब आप बोलोगे, यहां पर भी एक क्वेश्चन कई बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि यार दिन के टाइम पे उसको ऑक्सीजन गैस की नीड नहीं है क्या? हाँ भैया, उसको दिन के टाइम पर भी ऑक्सीजन गैस की नीड है। उसको दिन क्या रात के, उसे हर समय ऑक्सीजन गैस की नीड है। तो वो दिन के टाइम पर ऑक्सीजन गैस क्यों छोड़ रहा है, ले क्यों नहीं रहा है? तो उसके पीछे रीजन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बनती है प्लांट्स में, और सराउंडिंग में भी क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। तो अंदर बाहर सब जगह ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा हो जाती है प्लांट्स के अंदर। तो जब किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाए किसी भी चीज का, तो वो कहां निकल जाती है? अपने आप ही बाहर निकल जाती है। तो प्लांट्स नेचर के रूल को फॉलो करता है और एक्सेस अमाउंट को बाहर निकाल देता है। तो दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस उसकी बॉडी के अंदर बनती है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ऑक्सीजन गैस हो जाती है, जिसको वो बाहर निकाल देता है। क्लियर वाला सवाल? तो इस सवाल को आपने ध्यान रखना है और समझना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक चीज और सीख ले। एक्वेटिक एनिमल्स, पानी के अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और जो पानी के अंदर नहीं रहते हैं ऐसे एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो हम लोग कौन से एनिमल हुए? जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए वेरी वेरी गुड, है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब तो समझो भैया। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो पानी में नहीं रहते, हम लोग कहां रहते हैं? जमीन में रह रहे हैं, तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए। और पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल, फिश हो गए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और हम लोग क्या हो गए यहाँ पर भाई, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। क्लियर? अब एक्वेटिक एनिमल्स में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एक फिश का। फिश respire through gills,
फिश गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, तो उनके लिए नाक नहीं होती, उनके लिए फेफड़े लंग्स नहीं है जैसे हमारे पास लंग्स है, उनके पास लंग्स ना होकर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और हम लोग लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। ये अंतर आपको याद रखना है। अब इसके लास्ट जो मैं आपका टॉपिक इसको क्लोज कर रहा हूं इसी क्वेश्चन पर, कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इनकी ब्रीदिंग रेट कम होती है। ब्रीदिंग रेट का मतलब सांस लेने की दर, कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। पहले बता दिया कि हम 16 से 18 बार तक सांस लेते हैं 1 मिनट में, ये हमारी ब्रीदिंग रेट हो गई। पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ये सांस कुछ इस तरीके से हम कैसे लेते हैं, पहले बताएं, ऐसे लेते हैं, पर ये लोग जैसे इनको हमने योगा सिखा दिया गया हो, है ना, योग भी तो होता है कैसा करने वाला, ये इस तरीके से सांस लेते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है कि हर एक बॉडी को ऑक्सीजन गैस की नीड होती है। अब इसी ऑक्सीजन गैस के फैक्टर लेकर हम बात कर रहे हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस पानी में डिसॉल्व होती है। और एयर की बात करें तो एयर में तो ऑक्सीजन गैस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, हमें पता है 21% अमाउंट में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। और पानी के अंदर बहुत कम अमाउंट में होती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होने की जो रेट है वही कम है, तो अमाउंट कम हो गया। तो जब अमाउंट कम हो गया तो उनको ऑक्सीजन क्या करना है, ज्यादा करना है। भाई जब कोई चीज कम है तो हम वहां पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को बड़ी जल्दी से अंदर लेंगे, अपनी ब्रीथिंग रेट बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा हम सांस लेंगे जल्दी जल्दी, उतनी जल्दी हमारे अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन गैस अंदर आएगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर आएगी हमें एनर्जी मिलेगी। पर अगर हम हवा की बात करें, इस एयर की बात करें, क्योंकि हम लोग इंसान लोग, एनिमल कहाँ रिस्पायर करता है, कहाँ ब्रीथ करता है, एयर में, और एयर में ऑक्सीजन गैस प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में, तो हम आराम आराम से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। क्लियर हो गया, तुम्हारी ब्रीथिंग रेट कम, एक्वेटिक एनिमल्स की ब्रीथिंग रेट ज्यादा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है, तो उनको ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो जल्दी जल्दी क्या लेंगे, सांस लेंगे। तो आज हमने ये चैप्टर हम पर ये टॉपिक क्लोज किया। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके बाय।